हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट्स 2024। तो अभी रिसेंटली कुछ बैंकिंग लॉ में अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो उसके बारे में इस पूरे लेक्चर में बात करेंगे। क्या क्या चेंजेस हुए हैं उन सबको डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे सारे पीडीएफ वगैरह को एक्सेस करना चाहते हो, अपडेटेड रहना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपके सामने है। या फिर आप अगर मेरे सारे नोट्स इंक्लूडिंग दिस वन प्लस जो भी मैं अपलोड करता हूँ या जो मैंने अपलोड पहले भी किए हैं, उन सारे नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें मोर देन 500 पीडीएफ है, बाय ज्वाइनिंग द चैनल। तो ज्वाइन का बटन दबा के आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि पर्पस ऑफ अमेंडमेंट क्या है। तो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस 19 अमेंडमेंट्स अक्रॉस 5 लॉज। तो बेसिकली टोटल 5 लॉज में चेंजेस किए गए हैं। 5 लॉ में अक्रॉस 19 अमेंडमेंट्स हुए हैं टोटल। तो उसमें सारे हम डिटेल में भी बात कर लेंगे। फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द कॉम्प्लायंस रेगुलेशन एंड ऑडिटिंग। तो मेन गोल क्या है? मेन गोल इस इन अमेंडमेंट्स जो किए गए हैं 19 अमेंडमेंट्स, इनका मेन गोल क्या है? इनका मेन गोल है कॉम्प्लायंस को बेटर करना, रेगुलेट करना चीज़ों को, और प्लस ऑडिटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, तो वो तीनों चीज़ों पे फोकस किया गया है, वही इसका मेन पर्पस है। एप्लीकेबल टू बैंक्स एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। तो ये किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो पहले तो बैंक्स के ऊपर, चाहे वो किसी भी तरह का बैंक हो, प्लस मल्टी स्टेट के जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उन पर भी एप्लीकेबल होगा, कोई भी जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एम्ड एट एनहांसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन द सेक्टर। और अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हो, राइट? आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेटर करना चाहते हो। ठीक है, तो पर्पस क्लियर हो गया, किन पर एप्लीकेबल हो गया वो बता दिया, और ओवरऑल गोल क्या है, टोटल अमेंडमेंट्स कितने हुए, सारे यहाँ पे क्लियर हो गए। मूविंग ऑन के प्रोविज, अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला जो चेंज आया है वो नॉमिनीज में चेंजेस आया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो न्यू नॉमिनी रूल अब क्या कहता है? अब ये कहता है कि अकाउंट होल्डर कैन नॉमिनेट अप टू 4 नॉमिनीज। तो अब टोटल आप 4 लोगों को तक आप नॉमिनीज बना सकते हो। नॉमिनेशन कैन बी मेदर आइदर साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली। अब इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। आप साइमल्टेनियसली भी 3 से 4 लोगों को बना सकते हो, मैक्सिमम 4 तक बना सकते हो। शेयर्ड ओनरशिप दे सकते हो उनको अपने अकाउंट्स का। या फिर आप सक्सेसिवली बना सकते हो कि भाई एक बंदे को बनाया, लेट से उसकी डेथ हो गई या उसको कुछ इशू आ गया, तो उसके बाद आप सेकंड को बना सकते हो, फिर थर्ड को बना सकते हो। इस तरह कर करके अब तक 4 लोगों तक आप नॉमिनीज बना सकते हो। इम्पैक्ट ऑन इनहेरिटेंस, अब इसमें क्या हुआ? तो मेक्स द इनहेरिटेंस प्रोसेस क्लियर एंड अवॉइड एम्बिग्यूसी। अब एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है कि देखो, जब हम किसी अकाउंट में पैसा जमा करते हैं लेट से, और जिसका अकाउंट है उसको कुछ हो गया, राइट, उसकी डेथ हो गई, तो उस सिचुएशन में वो अकाउंट का इनहेरिटेंस किसको जाएगा, वो हमेशा एक चैलेंज रहता है। तो ये नॉमिनेशन बढ़ा देने की वजह से कहीं ना कहीं ये काम थोड़ा बेटर हो जाएगा, और इसमें किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होगी कि भाई ये वाला जो पैसा है या इस अकाउंट में जो पैसा है वो किसको बिलोंग करता है। प्लस लीगल डिस्प्यूट्स भी कम होंगे, क्योंकि जिस पर्सन ने जिस ऑर्डर में नॉमिनी बनाया होगा उसी हिसाब से वो फिर पैसे भी ट्रांसफर होंगे। तो कहीं ना कहीं जो लीगल डिस्प्यूट होता था फैमिली मेंबर्स के बीच में, वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो नॉमिनेशन का रूल अच्छा है और कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। चेंजेस इन द सेफ कस्टडी एंड लॉकर सिस्टम का जो कुछ चेंजेस हुए हैं वो लॉकर सिस्टम को लेकर हुए हैं, जैसे रिक्वायर्स अपडेट टू लॉकर एंड सेफ कस्टडी मैनेजमेंट प्रोसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉमिनेशन फॉर्म अंडर द बैंक रेगुलेशन। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स भी नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, जो लॉकर की कस्टडी होगी उसके अकॉर्डिंगली ही वो भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नॉमिनेशन। तो नॉमिनेशन के फॉर्म्स चेंज हुए, नॉमिनेशन 4 तक हो गया। लॉकर्स के भी चेंजेस और सेफ कस्टडी का भी प्रोसेस में चेंज आया है, उसमें भी अपडेट किया गया है। प्लस एट द सेम टाइम ये सभी चीज़ फ़ायदा किस चीज़ में कर रही है? तो किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो और प्रोसेस पूरा क्लियर रहे। कस्टमर बेनिफिट्स में क्या इन्हांस हुआ है? तो ऑब्वियसली सिंप्लीफाइड द प्रोसेस फॉर डिसीज्ड क्लेम। अब कहीं ना कहीं जो डिसीज्ड का क्लेम होता है, जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो क्लेम का सेटलमेंट होता है, प्रोसेस होता है, उसको भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। बैंकर्स बिलीव दैट दीज चेंजेस विल इंप्रूव द कस्टमर कन्वीनियंस एंड सर्विस। अब बैंकर्स को भी लग रहा है कि ये जो चेंजेस किए गए हैं इस बिल में, वो कहीं ना कहीं कस्टमर के कन्वीनियंस को बढ़ाएगा, प्लस सर्विस की ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाएगा। रिड्यूस लीगल डिस्प्यूट इन द इनहेरिटेंस ड्यू टू क्लियर नॉमिनी डिजिग्नेशन। जैसा मैंने अभी आपको जस्ट पिछले वाली स्लाइड पे बताया था कि भाई अगर जब नॉमिनेशन क्लियर होगी कि भाई नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, तो जो डिस्प्यूट्स होते थे वो भी कम हो जाएंगे। अब ऑडिटर्स रिम्यूनरेशन में क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो दी गई है वो है फ्रीडम टू फिक्सेशन और ऑडिटर्स पे। बैंक्स को पावर किया गया है, एम्पावर किया गया है कि अब से वो जितने भी स्टैच्यूरी ऑडिटर्स होते हैं उनके रेन्यूमरेशन, मतलब उनकी सैलरी, वो अब वो खुद डिटरमाइन कर पाएंगे, जो कि पहले रिजर्व बैंक किया करता था। जिससे कि अब क्या होगा, रिजर्व बैंक का जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था इस पूरे प्रोसेस में वो कम हो जाएगा। मतलब अब बैंक्स अपने लेवल पे इस काम को कर पाएगी, उसमें आरबीआई को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ऑब्वियसली
जो पहला है कि भाई राइट ऑडिटर आपको मिल पाएगा, आप उन ऑडिटर्स को ला पाओगे जिसको सुटेबल रेनोवेशन दिया जा सके, प्लस आपकी जो ऑडिट क्वालिटी है वो भी बेटर होगी, और कहीं ना कहीं आरबीआई का प्रेशर भी कम होगा। बैंक अपने हिसाब से ऑडिटर्स को ला सकता है और उसको अच्छे रेनोवेशन पे ला सकता है, जो कि एक चैलेंज था आरबीआई के लिए कहीं ना कहीं कंपैरिजन टू कॉर्पोरेट्स। और एक इसमें और चीज़ जो अच्छी की गई वो ये किया गया कि भाई बैंकिंग को ये भी सलाह दी गई कि आप अपने जो रेन्यूमरेशन है उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के कंपैरेटिवली या उसके बराबर में लाओ, ताकि ऑडिटर्स का जो पे है वो इंडिपेंडेंटली सेट हो और कहीं ना कहीं लोगों में एक मोटिवेशन बढ़े ऑडिटर बनने के लिए, क्योंकि अभी तो कोई ऑडिटर बनना ही नहीं चाहता, इतने कम सैलरी मिलती है तो उसमें लोग ऑडिटर बनना नहीं चाहते, लोग कहते हैं भाई हम कॉर्पोरेट्स में ही काम करेंगे, हम ऑडिट क्यों करें। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो कंपैरिजन होगा, एक सैलरी अच्छी मिलेगी तो लोग ऑडिटर भी बनने में इंटरेस्टेड होंगे। टेन्योर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर्स जो अगला चेंज है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो है एक्सटेंशन ऑफ टर्म। अब जो डायरेक्टर्स होंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के, वो नाउ दे हैव अ टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स इंक्रीज फ्रॉम 8 ईयर्स। तो अर्लियर जो था वो क्या था, 8 ईयर्स था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 10 ईयर्स कर दिया गया, विच इज अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 97 अमेंडमेंट एक्ट 20। और इसको बेसिकली अलाइन कर दिया गया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है 2011 वाला, उसके हिसाब से इसको अलाइन कर दिया गया कि भाई जितने भी डायरेक्टर्स होंगे कोऑपरेटिव बैंक के उनका टेन्योर भी 10 सालों का ही होगा। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली अब वो ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो उससे गवर्नेंस करने में ज़्यादा बेटर होगी, प्लस जो लोग पहले से ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हैं उनकी डिलीजेंस ऑब्वियसली बेटर होती है, तो वो पब्लिक को मनी को मैनेज करने में उनको सपोर्ट मिलेगा। गवर्नेंस इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो उसमें क्या, तो अमेंडमेंट्स एम टू स्ट्रीमलाइन द बैंकिंग ऑपरेशंस एंड रिड्यूस अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव हसल्स। तो मेन जो गोल था जो मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना, प्लस किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव हसल अगर है तो उसको कम करना। फोकस ऑन इंप्रूविंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कुछ चेंजेस इसलिए किए गए हैं ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेटर किया जा सके, स्पेसिफिकली इन कोऑपरेटिव बैंक्स, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि उनका वो बढ़ा दिया। और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो अब चूंकि क्लियर रूल्स मिल गया है आपको नॉमिनीज का, आपको मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है इन टर्म्स ऑफ ऑडिटर्स पे, प्लस आपको कोऑपरेटिव बैंक्स में भी आपका टेन्योर बढ़ाया गया है, तो इससे ओवरऑल बैंकिंग सर्विसेज को फायदा होगा और कस्टमर और बैंक्स दोनों के लिए प्रोसेस कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई होते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया हो कि ये क्या क्या मेजर मेजर चेंजेस हुए हैं इसमें, वो सारा मैंने बता दिया। इसके ऊपर मैं एक और लेक्चर जरूर कवर करूंगा कि इनके होने से क्या इफेक्ट पड़ा है, उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, बट मोस्टली जो जो मेन मेन चीज़ें इसमें हुई थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल को और इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।